हेलो फ्रेंड्स, परिश्रम ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कोशिका से रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे जो सभी तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले भी हमारे चैनल पे कोशिका से रिलेटेड एमसीक्यू दिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल पे जाकर के बाकी एमसीक्यू भी ज़रूर देखिएगा। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन। निम्न में से कौन स्तनधारी के लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए लाइसोसोम, बी गोल्जी उपकरण, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी इनमें से सभी। इसमें क्या पूछा गया है कि लाल रक्त कोशिका में क्या चीज़ अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो लाल रक्त कोशिका में आपका लाइसोसोम नहीं होता है, गोल्जी उपकरण भी नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर है, इनमें से सभी जो हैं वो लाल रक्त कोशिका में क्या रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पादपों में गोल्जी उपकरण है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। मीजोसोम, मोनोसोम, पोलीसोम, डिक्टियोसोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डिक्टियोसोम। आपका क्या है, पादपों में गोल्जी उपकरण है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से क्या केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तारककाय, रसधानी, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन देखते हैं। जो आपका तारककाय को हम सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद रसधानी, तो रसधानी आपका किस में पाया जाता है? ये पादप कोशिका में भी पादप कोशिका में पाई जाती है। क्लोरोप्लास्ट भी आपका किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी किस में पाया जाता है? पादप कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो जो सेंट्रोसोम है वो बस किस में पाया जाता है? आपके जंतु कोशिका में पाया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, जंतु कोशिका में पाया जाता है। बाकी सब किस में भी पाया जाता है? तो आपके पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेंट्रोसोम का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? ए ऊर्जा उत्पादन में, बी केंद्रक झिल्ली के निर्माण में, सी प्लाज्मा झिल्ली के निर्माण में, डी कोशिका विभाजन में। तो आपका जो सेंट्रोसोम है वो क्या काम करता है? तो ये कोशिका विभाजन में महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये आप लोग याद रखेंगे। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। इसमें दिया हुआ है, इनमें से किसमें रसधानियाँ बहुत बड़ी होती हैं? ऑप्शंस हैं आपके अमीबा, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपकी जो रसधानियाँ होती हैं वो आपके पादप कोशिका में क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती हैं। याद रखेंगे आप लोग ये चीज़। रसधानी को हम वैक्यूल्स भी बोलते हैं। ये पादप कोशिका में क्या पाया जाता है? बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ में, बड़े आकार में पाया जाता है। अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। रसधानी, गोल्जी काय, अंतःप्रद्रवी जालिका, क्लोरोप्लास्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका गोल्जी काय। इसको हम क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। इसको हम कोशिका का ट्रैफिक पुलिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू हमको जो ऊर्जा मिलती है या जिस ऊर्जा का निर्माण होता है उसको गोल्जी काय क्या करता है? शरीर के विभिन्न भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका का मस्तिष्क किसे कहते हैं? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। सेंट्रोसोम को, रसधानी को, माइटोकॉन्ड्रिया को या केंद्रक को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका केंद्रक। केंद्रक को हम क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। क्यों? क्योंकि केंद्रक के आदेश के अनुसार ही कोशिका क्या करती है? वर्क करती है। या कोशिका में उपस्थित जो विभिन्न पदार्थ होते हैं, सेंट्रोसोम है, लाइजोसोम है या माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सब क्या करते हैं? उसके आदेश का पालन करते हैं, आदेश के अनुसार ही वो वर्क करते हैं। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट कोच, रॉबर्ट डाउनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका रॉबर्ट ब्राउन। इनके द्वारा क्या किया गया था? कोशिका में केंद्रक की खोज किया गया था। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसमें वास्तविक केंद्रक का अभाव है? ठीक है, किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता ये पूछा गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है आपका अमीबा। अमीबा में केंद्रक पाया जाता है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा।
ठीक है। कवक, कवक में भी केंद्रक पाया जाता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। हाइड्रा में भी केंद्रक पाया जाता है, तो इसका आंसर नहीं होगा। आपका जो माइक्रोप्लाज्मा होता है इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक द्रव्य में महीन धागे की जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट आपका क्या दिया है, गुणसूत्र है, बी क्रोमेटिन है, सी जीन है, डी सेंट्रोमियर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका क्रोमेटिन। जो केंद्रक में महीन धागे जैसी जो संरचना पाई जाती है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन बोलते हैं। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी नाइट्रोजन एसीटेट, राइबो न्यूक्लिक एसिड, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसीटेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन इज इक्वल टू क्या होता है? इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, न्यूक्लियोसोम ये भी होता है, सेकंड आपका दिया हुआ है क्रोमेटिन, सी आपका दिया हुआ है गुणसूत्र हो, ठीक है। तो आपका जो डीएनए प्लस हिस्टोन मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, क्रोमेटिन भी बनाते हैं, साथ ही साथ में गुणसूत्र भी बनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र की खोज किसने की थी? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, होप मिस्टर, स्टार्स, बर्जन, वाल्डेयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, होप मिस्टर के द्वारा किसकी खोज की गई थी? तो गुणसूत्र की खोज की गई थी, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किसे आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। फर्स्ट है आपका डीएनए, सेकंड है आपका आरएनए, थर्ड है आपका गुणसूत्र और फोर्थ है आपका अर्ध गुणसूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, ऑप्शन नंबर सी। गुणसूत्र क्या है आपका, आनुवांशिकी का वाहक कहा जाता है गुणसूत्र, ए और बी दोनों, ठीक है। क्या बोला गया है, किस कोशिका को छोड़ करके हमारे शरीर में सभी क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन करते हैं? तो आपका जो शुक्राणु है और अंडाणु है ये क्या करते हैं, समसूत्री विभाजन नहीं करते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपका जो शुक्राणु और अंडाणु है वो क्या नहीं करते हैं, समसूत्री विभाजन नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक तंत्रिका कोशिका की लंबाई खाली स्थान तक हो सकती है, ठीक है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 मीटर, 5 मीटर, 8 मीटर, 9 मीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आपकी जो तंत्रिका कोशिका की जो लंबाई है वो 1 मीटर तक हो सकती है। ये आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो ये ऑप्शन दिया हुआ है आपका, आलोक कुमार, अरुण कुमार, नीलेश मिश्रा, राहुल सिन्हा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका अरुण कुमार। इनको क्या कहा जाता है, भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक कहा जाता है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, 36, 46, 56, 26। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 46। जो आपके नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है या साधारण मानव है उनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव शरीर में कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या होती है। अभी हमने पढ़ा था जो आपके गुणसूत्र है उसकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी होती है? तो आप लोग याद रखेंगे, गुणसूत्र जोड़ों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 23 होती है, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है? तो इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं, अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, डी बहुगुणसूत्रता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका उत्परिवर्तन, ठीक है। जीवों में अत्यधिक विविधता का क्या कारण होता है, उत्परिवर्तन। इससे क्या होता है, जब किसी भी जीन के डीएनए में क्या हो जाता है, स्थायी परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। किसी भी जीन के किस में परिवर्तन हो जाता है, डीएनए में स्थायी परिवर्तन होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, उत्परिवर्तन बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड। हमारी 20 क्वेश्चन का सीरीज़ जो है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और लाइक बटन ज़रूर दबाएंगे। थैंक यू सो मच।